जी हाँ, अलविदा कहने का तो मन नहीं करता है, लेकिन अलविदा रतन टाटा। और अलविदा भले ही हम रतन टाटा को कर दें, लेकिन वो हमारे दिलों के बीच रहेंगे, हमारे दिलों में रहेंगे, हमारे जहन में रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे। देश के दिग्गज उद्योगपति, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन रतन नवल टाटा कल मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली 86 साल की उम्र में। और 86 साल की उम्र में अंतिम सांस लेने की जब खबर आई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पूरा देश स्तब्ध है और इस खबर पर यकीन करना शुरू में बहुत मुश्किल था, क्योंकि रतन टाटा जब अस्पताल गए थे तो उनकी जीवटता देखिए कि जब अस्पताल गए तो उन्होंने खुद पोस्ट करके ये बताया था कि भाई ऐसा कुछ है नहीं, हम रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए 86 साल की उम्र में भी वो अस्पताल गए, तो ये कहते हुए कि हम आ रहे हैं, वापस लौट कर आ रहे हैं, ये रूटीन चेकअप के लिए हमें अस्पताल ले जाया गया है। लेकिन लौटे नहीं, लौट कर वापस आए नहीं। और अस्पताल से खबर आई तो उनके निधन की खबर आई। रतन टाटा अक्सर उद्योगपतियों को लेकर अलग अलग धारणाएं रहती हैं, अपनी सबकी अपनी अपनी विचारें होती हैं, लेकिन रतन टाटा एक ऐसे उद्योगपति जिसके बारे में निर्विवाद रूप से एक लाइन सभी का कहना है, चाहे वो पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता हों, दिग्गज उद्योगपति हों, छोटे मोटे व्यापारी हों, आम लोग हों, किसान हों, जवान हों, महिलाएं, पुरुष, हर वर्ग के लोग, इवन नौजवान पीढ़ी भी, आज की नौजवान पीढ़ी भी रतन टाटा को एक ही लाइन कि इतने बड़े उद्योगपति लेकिन फिर भी जीवन इतना सादगी भरा और लाइमलाइट से दूर मेहनत करते गए, अपने मकाम बनाते गए, टाटा ग्रुप को एक मकाम तक पहुंचाया और 20 गुना मुनाफा तक ले आए। साथ ही साथ देश जब आज़ाद हुआ था उसके बाद से अर्थव्यवस्था हमारी भी मजबूत होनी थी और अर्थव्यवस्था की बुनियाद आप कह सकते हैं टाटा ग्रुप ने रखने में टाटा ग्रुप का बड़ा योगदान था, क्योंकि टाटा ग्रुप आज़ादी से पहले की ये कंपनी और उसके बाद जब रतन टाटा के जिम्मेदारी रतन टाटा ने संभाली तो 50 साल तक वो टाटा ग्रुप से जुड़े रहे। और जब चेयरमैन बने तो उसके बाद कई सारे क्रांतिकारी फैसले लिए उन्होंने, और वो फैसले बहुत हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी मील का पत्थर साबित हुआ और उन फैसलों ने भारतीयों की ज़िंदगी भी बदली और टाटा ग्रुप को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक बड़ा नाम हासिल करने में उनका योगदान था। भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक ऊंचाई तक पहुंचाने में उनका योगदान रहा और भारतीयों की जीवन शैली भी, आप इसे कह सकते हैं जीवन शैली, हमारी आपकी जीवन शैली भी बदलने में एक बड़ा योगदान रतन टाटा का रहा, टाटा ग्रुप का रहा। ये अलग बात है कि जीवन शैली रतन टाटा की खुद की बहुत सादगी भरी रही, लाइमलाइट से दूर रहे। उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम बोलते थे, कम लोगों से बात करते थे, किताबों में रमे रहते थे। वो उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में कहे भी कई बातें कि उन्हें किताबों से बहुत प्यार है, बुक लवर हैं वो। तो अपने खाली समय में वो किताब ही पढ़ते थे। जब उन्होंने पूर्णकालिक चेयरमैन से इस्तीफ़ा देकर मानद चेयरमैन उन्हें ज़रूर बनाया गया, लेकिन उसके बाद एन चंद्रशेखरन ने चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाली और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन के तौर पर, टाटा सन्स के मानद चेयरमैन के तौर पर वो थे। और इस खाली वक्त में वो किताबों से के साथ वक्त बिताया करते थे। एक तस्वीर जहन में आपके भी आती होगी कि 30 साल का जनरल मैनेजर टाटा ग्रुप में काम करता था, 30 साल का शांतनु, उसके साथ वो डिनर करने चले गए। माना जाता है कि बहुत सबसे कम उम्र का वो दोस्त रतन टाटा का, और उसके साथ वो डिनर करने गए, ड्राइव करके ले गए, अपनी खुद ड्राइव किया गाड़ी और उसके साथ डिनर किया, उसके साथ अपने अनुभव उसने साझा किए और उसने बताया कि हम डॉक्टरेट की उपाधि हम हासिल करेंगे, डिग्री हमें मिलेगी तो आपको आना होगा। तो ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रतन टाटा को बहुत बड़ा बनाती हैं। अपने कर्मचारियों से, चाहे वो कितना भी जूनियर हो, उन कर्मचारियों के साथ बात करना, उन कर्मचारियों की बातों को सुनना और उसके साथ खाना खाना, चाय पीना, ये व्यवहार रतन टाटा को बड़ा बनाता है।
और सिर्फ ये दिखाना कि हम मालिक हैं, ऐसा कभी उन्होंने व्यवहार कभी नहीं किया। प्रथमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई यादें हैं प्रथमेश, और जिन यादों का जिक्र लोग कर रहे हैं उनमें से कुछ यादें हमें भी हमने भी जैसे कई बार खबर पढ़ी, एक तस्वीर जिसका जिक्र किया, आप भी शायद उस वक्त चूँकि मुंबई में आप रिपोर्टिंग करते वक्त कई आप समय हो गए होंगे आपको, तो वो शायद आपको भी ज़हन में याद होगा कि एक 30 साल का मैनेजर नौजवान उसके साथ डिनर करने गए थे रतन टाटा, खुद अपने गाड़ी ड्राइव करके। प्रथमेश। जी, बिल्कुल, उनकी जो कहानी है वो जितना ज़्यादा है जी। जी, उनकी जो कहानी है वो कहीं न कहीं कहीं पर भी जो कम नहीं है और बहुत ज़्यादा उनकी जो कहानी है वो है। तो कहीं न कहीं जिस तरीके से उनकी जो एक मध्यमवर्ती लोगों के लिए जिस तरीके से उन्होंने एक स्कीम लाया था, वो एक बहुत बड़े एक महत्वपूर्ण था। जिस तरीके से उन्होंने एक टाटा की जो गाड़ी थी वो लॉन्च किया था ताकि जो कोई मध्यमवर्ती जो लोग हैं वो उस कार से ट्रैवल कर सके। एक दिन जैसे ही वो जब जा रहे थे और उन्होंने देखा कि जो मीडियम क्लास जो मिडल क्लास जो लोग हैं वो कहीं न कहीं जो बारिश में भीग रहे थे, उसके कारण उन्होंने जो है टाटा की जो कार है, जो एक मिडल क्लास जो आदमी कोई अफोर्ड कर सकता है, वो कार उन्होंने लाया। तो ऐसी जो कई सारी जो कहानियाँ हैं रतन टाटा की, जितना बताना चाहो उतना कम रहेगी। तो ऐसी जो बहुत सारी जो कहानियाँ हैं, और रतन टाटा ऐसे थे कि किसी के साथ भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो अपने टाटा ग्रुप है, किस तरीके से उन्होंने एक अलग से एक पहचान दिया उन्होंने, क्योंकि टाटा ग्रुप एक अगर बात करूँ तो टाटा पावर हो जाए, टाटा स्टील हो जाए, ये अलग-अलग जो उनके कंपनीज़ है, टीसीएस हो जाए, तो ये जो अलग-अलग कंपनीज़ है वो उन्होंने पहचान दिया उस कंपनीज़ को। तो ऐसी जो कंपनीज़ है वो फ़िलहाल जो है यहाँ पर जो टाटा की तरफ से यहाँ पर जो बिल्कुल प्रथमेश, मैं कहीं लॉन्च देख की रहा गई था थी, जिस और पर आज चूंकि सोशल कभी जो मीडिया में भी टाटा बहुत था। सारी जगहों पर चर्चा है और रतन टाटा ही, तो उसमें मैं देख रहा था कि कौन सा सेक्टर हम देखें, किस सेक्टर को हम छोड़ें। आप हर सेक्टर में टाटा नाम है। अब एरोस्पेस हो, मेटल्स में टाटा स्टील, टाटा मेटालिक्स है, इंफ्रा में टाटा प्रोजेक्ट्स है, टाटा हाउसिंग है, टाटा पावर है, ट्रैवल में आप देखिए विमानता है, ताज है, विस्तारा है, एयर इंडिया भी उन्होंने अधिग्रहण किया एयर इंडिया का 18,000 करोड़ में, एयर एशिया है, जिंजर है, एक्सप्रेस है। रिटेल और ई कॉमर्स में देखिए टाटा क्लिक क्यू है, क्रोमा है, बिग बास्केट, स्टार क्विक है, स्टार बाज़ार है, टाटा 1MG है, टेक्नोलॉजी में टाटा एलेक्सी है, टाटा क्लास एज है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, फूड बेवरेज में टाटा साल्ट है, टाटा टी है, टेटली, टाटा संपन्न, टाटा, और ये तो चाय हम पीते हैं तो सुबह सुबह टाटा से ही शुरुआत होती है, ये बार बार मैं कह रहा हूँ। लाइफस्टाइल में आप आ जाइए तो टाइटन है, तनिष्क है, फास्ट ट्रैक है, वेस्ट साइड है, ट्रेंट है, टेंटेरा है, टाटा का टेलीकॉम में एंड मीडिया में भी टाटा टेली है। फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में लैंड रोवर है, जगुआर है। लैंड रोवर और जगुआर की तो अलग कहानी भी है कि जब फोर्ड से उन्होंने कहा था, 1998 की बात है, जब टाटा इंडिका कार बनाई थी, एक स्वदेशी कार, और उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो कार चली नहीं, तो उस वक्त कंपनी घाटे में चली गई। तो उस वक्त 1999 में वो गए थे फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने, मीटिंग तय हो गई थी, और बिल फोर्ड ने कहा था कि भाई आपको तो पैसेंजर वाहनों का एक्सपीरियंस नहीं था, ज्ञान नहीं था, तो क्यों इसमें आपने हाथ आजमाया। चलिए हम आप पर एहसान करते हैं, ये आपकी प्रोडक्शन यूनिट, कार प्रोडक्शन यूनिट हम खरीद लेते हैं। तो ये एहसान शब्द जो है वो रतन टाटा को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हम ये डील कैंसिल करते हैं, हम प्रोडक्शन यूनिट नहीं बेचेंगे। और वक्त बदला, 9 साल बाद, साल 2008, अब साल 2008 में वैश्विक मंदी आई थी और वही अमेरिकन कंपनी फोर्ड की हालत ख़राब हो गई थी। तो उस वक्त फोर्ड ने मदद मांगी रतन टाटा से, तब रतन टाटा ने मदद की थी, और जो जगुआर और लैंड रोवर, आप कह सकते हैं रेंज रोवर, ये जो बड़े ब्रांड हैं, उस बड़े ब्रांड को उन्होंने तब $2.3 बिलियन में ख़रीदा था, जिसकी आज वैल्यू करीब 18,000 करोड़ रुपए होती है। और उस वक्त टाटा ने जब ये डील की तो फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने तारीफ़ भी की थी कि भाई रतन टाटा को हम मान गए, इतने हमने अपमान किया लेकिन उन्होंने हमारी मुसीबत में मदद की। तो आप फाइनेंस में देखिए, फाइनेंस में टाटा कैपिटल, टाटा AIA, टाटा AIG, ये तमाम वो कंपनियां हैं प्रथमेश, कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो टाटा ग्रुप से अछूता हो, और ये एक बड़ी उपलब्धि है प्रथमेश।
और शायद यही वजह है कि आज वहाँ हर सेक्टर से लोग पहुँच रहे हैं और 10 लाख कर्मचारी आज जो टाटा ग्रुप के एम्प्लॉय होंगे, आज बिल्कुल जुड़ाव महसूस करते रहे होंगे हमेशा से रतन टाटा से। मिले नहीं मिले अलग बात है, लेकिन बिना मिले भी जुड़ाव महसूस करते होंगे। आज यही वजह है कि उनके निधन से सब दुखी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो एक जुड़ाव था, कहीं किसी भी कोई भी जो आदमी उसका जो शुरुआत ही किसी टाटा प्रोडक्ट से होती थी, चाहे मैं बात करूँ टाटा सॉल्ट की हो जाए, खाना खाने की हो जाए, तो जो अलग अलग जो फील्ड में जो है टाटा ने अपना जो काम है वो वहाँ पर शुरू कर दिया था। और फिलहाल इस वक्त मैं आपको फिर से तस्वीरों के ज़रिए आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो कॉफिन है वो लाया गया है और कुछ ही देर में जो है इनकी जो अंतिम यात्रा है रतन टाटा की वो यहाँ पर निकाली जा रही है। फिलहाल देख सकते हैं आप लाइव इंडिया न्यूज़ के माध्यम से कि किस तरीके से रतन टाटा जो है यहाँ पर कल जैसी खबर आती है कि उनका निधन हो गया था और और यहीं पर ही जो उनका पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा गया था। और इस पार्थिव शरीर को रखने के बाद अब जो है अंतिम यात्रा की जो तैयारी है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कॉफिन भी यहाँ पर आ चुका है ताकि उनका जो शव है वो इस कॉफिन में आ जाए और फिर जो है अंतिम यात्रा की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो सके। तो जो अभी जो प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की वो अभी हम बोल सकते हैं कि वो शुरू हो चुकी है और सबके लिए वो एक बहुत नम आंखों में नमी रहेगी कि किस तरीके से जो रतन टाटा थे एक बड़े उद्योगपति थे, बहुत लोगों के जो रोल मॉडल थे वो थे। और इसके बाद जो है अब जो रतन टाटा है वो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हालांकि पूरी राजकीय सम्मान के साथ पद्म विभूषण थे और इसी के साथ ही जो है इनका जो पूरी जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो अंतिम संस्कार की जो यात्रा है वो थोड़ी देर में यहाँ से निकाली जाएगी। ये है एनसीपीए से लेकर वर्ली में वहाँ पर जो है जो अंतिम यात्रा है वो निकाली जाएगी और वहीं पर वर्ली में ही वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर होगा। और आप देख सकते हैं जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पर मौजूद है और जो अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम यात्रा की जो प्रक्रिया है उसके शुरू करने के लिए आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो देख सकते हैं जो भारत का जो तिरंगा है वो देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर उठाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए भी कि जो राजकीय सम्मान, क्योंकि पद्म विभूषण थे और इस पद्म विभूषण को एक राजकीय सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। और जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं जो एक रतन टाटा जो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और हालांकि इनके जिस तरीके से जो एक बहुत ज़्यादा जो इन्होंने काम किए वो कोई भी अभी तक भूल नहीं पाएगा और कभी ना भूल सकेगा। तो जिस तरीके से अब जो राजकीय पूरा राजकीय सम्मान के साथ जो है इनकी जो यहाँ पर से जो प्रक्रिया है रथ यात्रा यहाँ से निकाला जाएगा और पूरी जो प्रक्रिया है अभी थोड़ी देर में यहाँ से शुरू की जाएगी। जितने भी लोग थे वो यहाँ पर लगातार आ रहे थे और उनकी जो आखिरी जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दे रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से अभी जो आखिरी जो प्रक्रिया है जिस तरीके से जो एक फ्लैग जो रहता है, क्योंकि पद्म विभूषण उन्हें अवॉर्डी थे तो जिसलिए जो है जो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए किस तरीके से जो फ्लैग है उसे निकाला जाएगा और वहीं पर ही जो है फ्लैग को एक राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर जो है एक सम्मान दिया जाएगा। आप देख सकते हैं विजुअल्स के जरिए फिलहाल कि किस तरीके से एक राजकीय सम्मान यहाँ पर दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जो है अभी जो उनका जो शव है वो कॉफिन में डाला जाएगा और यहाँ से जो है जो आखिरी उनकी जो जो यात्रा है अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत की जाएगी पूरे तरीके से राजकीय सम्मान के साथ। इस लेजेंड को यहाँ से विदा कर दिया जाएगा। हालांकि ये कहना बहुत ज़्यादा दुखद है लेकिन ये सच है कि अभी जो है रतन टाटा हमारे साथ नहीं रहे हैं, बल्कि एक बहुत ज़्यादा एक दुखद है कि ये खबर है कि जो रतन टाटा है। प्रथमेश, आप रहिए हमारे साथ, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। तिरंगे में लपेटकर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए और यहाँ से अब ले जाया जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए। और बिल्कुल ये बहुत भावुक पल, बहुत भावुक क्षण है। नम आंखों से सभी अंतिम विदाई दे रहे हैं। अश्मीर ग्रोवर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व एमडी भारत पे के। अश्मीर जी, बहुत स्वागत है और ये बहुत दुखद क्षण है हम सब के लिए।
रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, इस खबर पर यकीन करना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे आप इस खबर को जब आपने सुना, उस वक्त क्या दिमाग में चल रहा था? क्या वाकई इस खबर को पर यकीन करना आसान था? नहीं, देखिए, किसी का भी जाना तो एक दुखद चीज़ है ही, इसमें कोई दो राहें नहीं है। बट फैक्ट भी लाइफ का यही है कि सबकी लिमिटेड लाइफ है। एवरीवन हैज़ टू गो। तो वो 86 87 ईयर्स तक जिए। सो आई थिंक एक अनटाइमली डेथ नहीं बोलेंगे। एंड आई थिंक इन टर्म्स ऑफ उन्होंने जो इम्पैक्ट किया बिजनेस के दुनिया में, फिलान्थ्रफी की दुनिया में, नेशन बिल्डिंग की दुनिया में, आई थिंक उसका अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो एक बहुत ही रिच लाइफ जी गई है उनके द्वारा, एंड एक बहुत ही यूनिक लाइफ जी गई है। एंड हमारा फर्ज बनता है कि हम उस लाइफ को भी सेलिब्रेट करें। ऑफ कोर्स किसी भी जाने बंदे के जाने का दुख हमेशा रहता है, बट आई थिंक उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना, उन्होंने क्या अचीव करा है उसको रिमेंबर करना वुड बी द रियल ट्रिब्यूट टू हिम। कैसे याद करेंगे आप? सी आपको ये देखना पड़ेगा। जैसे मेरे को ये लगता है कि मैं इतने लोगों को नहीं जानता जो इंडिपेंडेंस के पहले जन्मे हो और पूरा इंडिया की ग्रोथ के साथ उनकी लाइफ ग्रो हुई हो, और उन्होंने हर सदी में अपने आप को बदला हो। तो आप एक चीज सोचिए कि एयर इंडिया जब स्टार्ट हुआ होगा तो उनके दादा परदादा ने स्टार्ट किया, फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद उसको नेशनलाइज कर दिया गया एज एन एयरलाइन, एंड फाइनली उन जब वो खुद 80 साल के हुए, उन्होंने वापस एयर इंडिया को गवर्नमेंट से खरीद के एक प्राइवेट कंपनी बनाया। तो इतनी रिच लाइफ जहाँ पे आपने इतना सब कुछ देखा कि एक आपने एक पूर्वजों का एसेट था वो नेशनलाइज हो गया, वो वापस आपके पास भी आ गया, और इसके साथ साथ आपने 20 और बड़े बिजनेस खड़े कर दिए, और आपने जोन सी स्ट्रीम में हाथ लगाया वहीं पे आप सक्सेसफुल हुए। इससे अच्छी सक्सेस की स्टोरी तो कोई हो ही नहीं सकती। एंड आई थिंक हम जितना उनकी सक्सेस को याद करेंगे, जितने उनकी बात करेंगे, आई थिंक यंगर जनरेशन और उतना इंस्पायर होगी। सबसे बड़ी चीज़, सबसे अहम चीज़ क्या आपको इंस्पायर करती है? हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी ज़िंदगी का हर पन्ना इंस्पिरेशन से भरा हुआ है, लेकिन सबसे अहम आपके लिए इंस्पिरेशन क्या है? मेरे लिए सबसे इंस्पिरेशन चीज़ ये है कि कोई इंसान एक सदी में नहीं अटक गया है, मतलब और वो अपने आप को हमेशा चेंज कर रहा है। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। स्टारबक्स एक बहुत बड़ी चेन है यूएस की, पर इंडिया में स्टारबक्स को लाया टाटा, राइट? तो बट उनकी उम्र पे भी एक ये पैशन होना कि नहीं, इंडिया, हो सकता है वो जब बढ़ रहे हो इंडिया वाज अ टी ड्रिंकिंग कंट्री, बट एक चीज को समझना कि नहीं, यूथ कॉफी से अट्रैक्ट होता है, यूथ के लिए ग्लोबल ब्रांड की वैल्यू है, एंड इसको अगर हम इंडिया में लाएंगे हम एक बिजनेस बना सकते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण सोच है। आप दूसरी चीज सोचिए, ज्वेलरी का बिजनेस, हर कोई बोलता है कैश का बिजनेस है, नहीं करना चाहिए। टाटा एक मात्र ब्रांड है जो तनिष्क के थ्रू ज्वेलरी बिजनेस में है, एंड वो सबसे बड़ा ज्वेलर है आज की डेट में। एंड काफी लोगों को ये पता नहीं है, सारे ज्वेलर हॉलमार्क ज्वेलरी बेचते हैं, मतलब एक थर्ड पार्टी का सर्टिफिकेट लगा के बेचते हैं कि हमारी ज्वेलरी 24 कैरेट है, 22 कैरेट है, 18 कैरेट, जो भी ग्रेड की है। टाटा एक ऐसा है जो हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं बेचता, बिकॉज वो बोलता है कि मैं अगर बोल रहा हूँ 24 कैरेट है तो 24 कैरेट है, और लोगों को टाटा से हॉलमार्क की एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो इस तरीके का ट्रस्ट बनाना, इस तरीके की मार्केट की समझ होना एक बहुत ही यूनिक चीज है एक बिजनेसमैन के लिए, और इतने अक्रॉस बिजनेसेस वो समझ होना एक बहुत ही यूनिक चीज है। बिल्कुल, कुछ बातें हैं उनकी कि कुछ कोट्स भी हैं कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हैं तो अकेले चलें, लेकिन अगर आप लंबी दूरी जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलें। लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें लीजिए और उनका उपयोग मॉन्यूमेंट बनाने के लिए कीजिए। एक और बात कहते थे कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं निर्णय लेता हूँ फिर उन्हें सही साबित करता हूँ। और धैर्य और दृढ़ता से चुनौतियों का सामना करें क्योंकि वे सफलता की आधारशिला हैं। सबसे बड़ा जोखिम नहीं उठाना है। तेजी से बदलती दुनिया में एक ही स्ट्रैटेजी है जो नाकाम बना सकती है, वो है जोखिम नहीं उठाना। बिजनेस के पर्पज से तो एक बड़ी लाइन है। आप इसे कैसे देखते हैं? जोखिम उठाना, लेकिन कैलकुलेटेड जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क, दोनों में एक फर्क होता है। रतन टाटा की सफ़र को, आप उद्योग के सफ़र को, उनको बतौर उद्योगपति उनके सफ़र को कैसे देखते हैं? जोखिम
उठाने में और कैलकुलेटेड जोखिम उठाने में फर्क है, वो किस तरह हाँ का जी। जोखिम उठाते थे, उनका तरीका आप कैसे देखते हैं? See, बिजनेस का नाम ही रिस्क है। आप जितना रिस्क लेंगे आप उतना रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे को ये लगता है कि होता क्या है कि अगर आप सेकंड थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन होते हैं तो आपके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर होता है कि मेरे पूर्वजों ने कुछ बनाया है, हम्म। मेरे को इसको तो नहीं बिगाड़ना। पहली चीज, हाँ इसके ऊपर अगर मैं कुछ बना दूंगा तो और भी बढ़िया है, बट इसको नहीं बिगाड़ना। तो सेकेंड थर्ड जनरेशन तक आते आते मोस्ट बिजनेसमैन रिस्क अवर्स हो जाते हैं। बट आप रतन टाटा के साथ उल्टा ही चीज देखेंगे, उनमें कभी रिस्क अवर्सनेस नहीं आई, उनको कभी जोखिम से डर नहीं लगता था। उनको ये था ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है मार्केट में एक चीज है जिसकी जरूरत है, या एक प्रोडक्ट या एक सर्विस उतार सकता हूँ जिसकी कंट्री को जरूरत है, मार्केट को जरूरत है, तो उतारते थे। क्लासिक केस अब काफी लोग बोल रहे हैं कि टाटा नैनो लॉन्च करी नहीं चली, बट टाटा नैनो नहीं चली पर टाटा मोटर्स तो चल रही है। हम्म। अब टाटा मोटर्स ने टाटा नैनो से क्या सीखा, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कैसे लीडर बन के आ रही है, ये चीजें तो आपको 10-20 साल बाद समझ आएंगी। तो बिजनेस का नाम ही रिस्क लेना है, एंड बिजनेस का नाम ही फेलियर को देखना है और फेलियर से मूव ऑन करना है। सो आई थिंक ये बहुत यूनिक चीज थी उनमें कि एज अ थर्ड जनरेशन बिजनेसमैन एज होने के बावजूद उन्होंने कभी रिस्क से मुंह नहीं मोड़ा। नहीं, चूंकि जोखिम की बात की और फेल्योर की बात की, तो एक कहानी तो सबकी जुबां पर है आजकल। और मुझे लगता है उस कहानी को सब अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। आप उस कहानी को कैसे देखते हैं? फोर्ड बनाम टाटा, फोर्ड वर्सेस टाटा। टाटा इंडिका जब आई और उस वक्त वही रिस्क वाली बात, फेल्योर वाली बात, तो उस वक्त रतन टाटा को बेचने की नौबत आ गई थी प्रोडक्शन यूनिट को, लेकिन नहीं बेचा उन्होंने, कुछ बातें चुभ गई और फिर वक्त बदला तो फोर्ड की दो ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर उन्होंने खरीद लिया। इस कहानी को कैसे देखते हैं आप? नहीं सी देखिए, क्या कहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसी बहुत कहानियां हैं। की चीज ये है कि आप एक टाइम के फेलियर से आप शर्मिंदा होके बैठ नहीं रहे, छुप नहीं रहे। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सी, अगर आप एक रतन टाटा जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, आप एक कोई भी फेलियर करेंगे, आप वो हमेशा एग्जैजरेट होगा, मीडिया में उछाला जाएगा, उसकी 10 कहानियां बनाई जाएंगी। बट उनमें ये समझ थी कि मेरे को मीडिया क्या बोल रहा है, मार्केट क्या बोल रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं 70-80 साल यहाँ पे बिजनेस करने बैठा हूँ, और उस 70-80 साल में मेरे को नीचा भी देखना पड़ेगा और मेरे को नई ऊंचाइयां भी दिखेंगी। जी। तो एक वो जो कंसिस्टेंसी है, एक वो जो फेथ है कि नहीं, मैं बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहा हूँ और मेरे को इमिजिएट लॉस लेने का या इमिजिएट फेलियर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी उनमें। लेकिन एक बिजनेसमैन के तौर पर तो उन्हें याद किया ही जाता है, याद किया ही जाएगा। लेकिन उद्योगपति भी से भी ज़्यादा एक अच्छे इंसान, एक असाधारण इंसान, एक परोपकारी इंसान। आप 60 से 65% मुनाफे का हिस्सा वो चैरिटेबल ट्रस्ट में रखते थे, उसका शेयर। और ट्रस्ट के खुद वो अध्यक्ष भी थे। टाटा ट्रस्ट के ज़रिए कई अस्पताल और कई चीज़ें उन्होंने की। शायद यही वजह है कि वो आम लोगों तक पहुँचे, आम लोगों की ज़िंदगी तक पहुँचे। इसे कैसे देखते हैं आप? और आज उद्योग जितने भी हैं उद्योगपति, उनके लिए एक एक प्रेरणा इस मायने में भी, कारोबार से परोपकार तक। देखिए, मेरे को ये लगता है कि एक बिजनेसमैन का फर्ज है प्रॉफिट कमाना, एक बिजनेसमैन का फर्ज है कैश फ्लो कमाना। अब वो फाइनली वो कैश फ्लो जब उसके पास आ जाता है, वो उसका क्या करना चाहता है, वो उसके लिए उससे और बड़ा घर खरीदना चाहता है, और गाड़ियां खरीदना चाहता है, और बिजनेस शुरू करना चाहता है, या वो एक फिलैंथ्रोपी में करना चाहता है, वो सबका एक इंडिविजुअल डिसीजन है। हम्म। मेरे को ये लगता है कि जहाँ लोग गलत जाते हैं कि वो फिलैंथ्रोपी को पीआर एक्टिविटी देखते हैं, कि हम एक हॉस्पिटल खोल देते हैं, एक स्कूल खोल देते हैं तो हमारा नाम होगा सोसाइटी में। हम्म। आई थिंक रतन टाटा जहाँ पे डिफरेंट थे, वो फिलैंथ्रोपी जो कर रहे थे वो चुपचाप कर रहे थे। उनको किसी को शौक नहीं था बताने का कि ये मैंने बनवाया, ये मेरा है। वो अपनी मन की तसल्ली के लिए फिलैंथ्रोपी कर रहे थे, एंड इसीलिए वो स्टैंड आउट करते हैं बाकी सब बिजनेसमैन से। और उनकी फिलैंथ्रोपी की कहानियां तो अभी बाद में निकल के आएंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत शांति से बहुत काम किए हैं।
बट आई थिंक वो हर एक बिजनेसमैन का इंडिविजुअल डिसीजन है कि उसको फिलैंथ्रोपी करनी है नहीं करनी। मैं उसको किसी के फेवर में या डिसफेवर में नहीं देखता। बट अगर हाँ करनी है तो ऐसी शिद्दत से करिए कि किसी को पता ना लगे। बिल्कुल शिद्दत से करिए और अपने मन की तसल्ली के लिए, दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। रतन टाटा से ये ज़रूर सीख मिलती है कि और कई ऐसे काम किए जो शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे काम आम लोगों की जानकारी में भी नहीं हैं। 500 करोड़ रुपए कोविड काल में दिए, कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया कि भाई 500 करोड़ रुपए दिए कोविड काल में। कई अस्पतालों को उन्होंने बनवाया, कई अस्पतालों में पैसे दिए, कैंसर अस्पताल में पैसे दिए। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हैदराबाद में भी कैंसर अस्पताल था, वहाँ उन्होंने मदद की उस अस्पताल को बनवाने में। रतन टाटा एक नौजवान के लिए से भी कनेक्ट करते थे और नौजवानों को भी अपने खुद के साथ कनेक्ट करने की कहीं ना कहीं वो नौजवान भी कनेक्ट करते थे। जैसे शांतनु रेड्डी का एक उदाहरण मैं दूंगा यहाँ पर। 30 साल का नौजवान मैनेजर टाटा ग्रुप में था, उसके साथ वो डिनर करने चले जाते हैं ड्राइव करके। तो सिर्फ ये नहीं कि हम पुरानी पीढ़ी, आज के नौजवान भी उनसे कनेक्ट करते थे और वो भी उस नौजवानों के साथ उठते बैठते थे, सीखते थे कि आज के नौजवान किस तरह से सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप एक देखेंगे कि उन्होंने पिछले 10 साल में मेरे ख्याल से 40-50 कंपनी में एज अ इन्वेस्टर स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा है। अब आप सोचिए कोई 75-80 साल की उम्र में आधे लोगों को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। वो अपने पोते परपोतियों से पूछेंगे कि ये कैसे होता है। बट एक इंसान जिसको एक इंक्विजिटिवनेस है, एक जिज्ञासा है कि दुनिया में नया क्या चल रहा है, आई थिंक वो जिज्ञासा उनमें बहुत थी। एंड इसलिए मैंने बोला कि हर बिजनेसमैन एक सदी, एक आधी सदी डोमिनेट कर सकता है। बट रतन टाटा वो थे जिन्होंने 6-7 सदियों तक जी। अपना इम्पैक्ट दिखाया है। एंड वो इसीलिए दिखा पाए क्योंकि वो हर सदी में अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे थे। उनको ये नहीं था कि जो पिछले मैंने पहले किया था वो आगे भी चलेगा। उनको ये बिल्कुल वहम नहीं था। उनको ये पता था कि एक ही चीज है चेंज। हर चीज चेंज हो रही है, मेरे को बस चेंज के साथ चलना है। एंड इसीलिए वो यूथ से भी कनेक्ट कर पाते थे। मतलब आधे लोग स्टारबक्स जाते हैं, यूथ उनको पता भी नहीं हो शायद टाटा का जॉइंट वेंचर है। बट वो उनकी सोच थी, उनको समझ थी कि नहीं स्टारबक्स जैसा प्रोडक्ट मार्केट में आना चाहिए। तो काफी काफी बातें हैं ऐसी उनकी। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि वो खुद को भी अपग्रेड करते थे, नौजवान भी इसलिए उनसे कनेक्ट करते थे। लेकिन एक बात हमेशा उन्होंने कहा कि हम सब कुछ बदलेंगे, एक चीज़ नहीं बदलेंगे। हमारा व्यापार करने का तरीका जिसमें नैतिकता है, जिसमें कस्टमर के साथ एक रिलेशन है, संबंध है, उस संबंध को हम बरकरार रखेंगे। और यही वजह है कि आज आज भी टाटा के साथ जो आम ग्राहक है, आम ग्राहकों का संबंध वही आ, बहुत शुद्ध संबंध है, आप इसे कह सकते हैं। उसमें कोई विकार नहीं है, क्योंकि कंपनी भी उस ग्राहक के बारे में सोचती है। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करती है तो पहले ग्राहक के बारे में, आम ग्राहक के बारे में सोचती है। रतन टाटा की सोच यही थी। आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, चूँकि अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं रतन टाटा, और कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। लोग पीछे पीछे, लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। इस तस्वीर को लगातार हम दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस वक्त के हेडलाइंस पर।